हेलो दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पोषक किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पोषक किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है मानव मुक्ति का पोषक कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पोषक किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर जी को। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर जी के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो अंबेडकर जी के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे। यानी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले जो है अंबेडकर जी के प्रेरक व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, जाति पाति तोरक मंडल का भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो जाति पाति तोरक मंडल का भाषण लाहौर में जो है वो हुआ था 1936 में। कब हुआ था? तो 1936 में। तो जाति पाति तोरक मंडल का भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में गरीबी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा। क्या है? तो जाति प्रथा। तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर जी के संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में विभाजित है? तो अंबेडकर जी के संपूर्ण वाङ्मय जो है वह 21 खंडों में विभाजित है। तो अंबेडकर जी के संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में विभाजित है? तो 21 खंडों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह किस निबंध की पंक्ति है? तो भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह जो है यह परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और किस राज्य में हुआ था? तो इनका जो है जन्म 14 अप्रैल 1891 में जो है मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक जो है कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? तो कार्य कुशलता के लिए। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो अंबेडकर जी की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के जो है वो किस भाषण का अंश है?
तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है भाषण का एक अंश है। किसका अंश है, किस भाषण का अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो यह जो है श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर जी के पिता और माता का क्या नाम था? तो अंबेडकर जी के पिता और माता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल और माता का नाम था भीमाबाई। ठीक है, तो अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। और उनकी माता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम था भीमाबाई। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो क्योंकि यह जो है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो किनके प्रोत्साहन पर जो है अम्बेडकर जी जो है न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश, तो बड़ौदा नरेश के जो है प्रोत्साहन पर जो है अम्बेडकर जी जो है वह शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वाला होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि से जो है आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वाला होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? कैसा है? तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न है। कैसा है? तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न है। तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर जी के भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो अंबेडकर जी के भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने किया। किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने किया। ठीक है, तो अंबेडकर जी के भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने किया। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो अंबेडकर जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो वह है द कास्ट इन इंडिया, फिर दूसरी है देयर मैकेनिज्म, फिर अगला है हु आर शुद्राज आज, फिर अगला है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ठीक है, तो जो है अंबेडकर जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो वह है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, फिर अगला है हु आर शुद्राज, फिर अगला है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो वह थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले जो है भीमराव अंबेडकर जी के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो है हमारे 20 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था।
ये ऑब्जेक्टिव आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।